दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि परसों पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में चले कोविड टीकाकरण महाअभियान में बिहार ने बाजी मारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरे देश में पहला स्थान पर रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बधाई है। उन्होंने कहा है कि 17 सितंबर को आयोजित कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत 30,67,918 लोगों का टीकाकरण करके बिहार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में चलाए गए कोविड टीकाकरण महाअभियान में बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार में 17 सितंबर को 30 लाख टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन बिहार ने इस लक्ष्य को पार करते हुए 30,67,918 लोगों का टीकाकरण किया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, अमरिंदर सिंह ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया है। इसके बाद से पंजाब कांग्रेस की राजनीति में उबाल आ गया है। पंजाब में कुछ महीने में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह ने अपने इस्तीफे और कांग्रेस को लेकर कई बातें कही है। जी हां, अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैंने पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा देने के बारे में बता दिया था। अगर उन्हें शक था कि मैं सरकार नहीं चला पा रहा हूं तो फिर उन्हें मुझे बता देना चाहिए था। मैंने अपमानित महसूस किया। जब कांग्रेस नेतृत्व को जिस पर विश्वास हो उसे सीएम बनाएं। अब सवाल यह है कि क्या नए सीएम को वे स्वीकार करेंगे। इस सवाल पर अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मुझे बहुत लोगों ने समर्थन दिया है। मैं 9.5 साल सीएम रहा, कई दशक से राजनीति में हूं, इसलिए मैं पहले अपने लोगों से बात करूंगा, इसके बाद इस बारे में कुछ कहूंगा। हालांकि अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन आगे की रणनीति अपने लोगों के साथ मीटिंग के बाद ही तय होगी। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। यह ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, गया, भागलपुर, सीमांचल, मिथिलांचल समेत सभी जिलों में सब्जियों की कीमत अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने में सस्ती हो गई है। जिन लोगों को 20 से 30 रुपए के बीच सभी तरह की सब्जियां मिल रही है। यह पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती कीमतों के बीच सब्जियों के दाम में आई गिरावट लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। हालांकि खुदरा विक्रेताओं की मनमानी के कारण बिहार के कई मंडियों में अभी भी कुछ सब्जियां महंगी बिक रही है, लेकिन ज्यादातर मंडियों में सब्जियों की कीमतों में गिरावट दिखाई दे रही है। यह सब्जी बेचने वाले लोगों का कहना है कि बाढ़ और बारिश की वजह से पैदावार में कमी आने के कारण सब्जियों के भाव में लंबे समय तक तेजी बनी रही। हालांकि अब राहत मिलती दिखाई दे रही है। बिहार के सभी जिलों में सब्जियों की कीमत घटने लगी है। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर पर कल इनकम टैक्स का सर्वे खत्म हो गया था, जिसके बाद आज एक बड़ी खबर सामने आई है। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेता सोनू सूद 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल है। आयकर विभाग ने कहा है कि तलाशी लेने के लिए लगातार 3 दिनों तक उनके घर का दौरा करने के बाद सोनू सूद 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल है। आपको बता दूं कि इससे पहले सोनू सूद ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ गठजोड़ की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही उनके घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। दोस्तों बिहार के माध्यमिक विद्यालय में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए चल रहे स्मार्ट क्लास में अब संस्कृत और उर्दू की भी पढ़ाई होगी। इसके लिए चैप्टर तैयार कर लिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर मैट्रिक 2022 के परीक्षार्थियों को सुविधा देने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से पाठ्य सामग्री तैयार की गई है। मैट्रिक में द्वितीय भारतीय भाषा के तौर पर संस्कृत और उर्दू की पढ़ाई होती है। अभी तक स्मार्ट क्लास में इन दोनों विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही थी। शिक्षा विभाग के मुताबिक अभी बिहार के 5000 माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी कक्षाएं चलाई जा रही है। 2019 में उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत इस स्मार्ट क्लास शुरू की गई थी। यह 9वीं एवं 10वीं के लिए शुरू की गई थी।
दोस्तों, बिहार के आम गरीब लोगों के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि बिहार में बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। जी हां, परिवहन विभाग ने नगर बस सेवा के साथ लंबी दूरी की बसों का भी यात्रा किराया बढ़ा दिया गया है। इसका असर बिहार के अलग अलग शहरों में चलने वाली सिटी बसों पर भी पड़ेगा। जी हां, विभाग की ओर से नए किराए की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार ने आम लोगों के साथ ही बस सेवा से जुड़े लोगों को नए किराए पर आपत्ति और सुझाव देने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। जी हां, नए बस किराए की अधिसूचना की प्राप्ति परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में प्राइवेट बसों के संचालन पहले ही निर्धारित दर से अधिक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। जी हां, नई दर से किराया निर्धारित करने पर प्राइवेट बसों का किराया कई रूटों में घटने की भी संभावना रहेगी। दोस्तों, राशन कार्ड से जुड़ी कई सेवाएं हैं जो ऑनलाइन मिल रही है। तो चलिए आपको बता रहे हैं उन सारी सेवाओं के बारे में जो राशन कार्ड से जुड़ी है और ऑनलाइन मिल रहा है। हाँ, तो राशन कार्ड गरीब और कम आय वर्ग के लोगों के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। जो कई बार ऐसा होता है कि हमारे राशन कार्ड में कुछ कमियां होती है या हमें राशन कार्ड अपडेट कराना होता है, या फिर कई बार राशन कार्ड खो जाने पर हमें उनकी डुप्लीकेट कॉपी बनवाना होता है, या नया राशन कार्ड चाहिए होता है। ऐसे तमाम परेशानियों से अब चुटकियों में निजात पा सकते हैं। सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इन समस्याओं का निदान मिल गया है। जी अब आप अपने नजदीकी CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ये सारी बातें डिजिटल इंडिया ने ट्वीट करके कहा है। जी हां, डिजिटल इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी है कि कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन किया है। इससे देश भर में 3,70,000 CSC के माध्यम से राशन कार्ड सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस साझेदारी से देश भर में 23 करोड़ 64 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को लाभ होने की उम्मीद है। इसके तहत अब देश भर के 23 करोड़ 64 लाख से अधिक राशन कार्ड होल्डर कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए राशन कार्ड की कई सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें आपको लाभ यह होगा कि कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए राशन कार्ड के वितरण को अपडेट किया जा सकता है। यहां से आधार सीडिंग भी कराई जा सकती है। आप राशन की उपलब्धता के बारे में भी पता कर सकते हैं। आप राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतें भी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए कर सकते हैं। यह राशन कार्ड खो जाने पर नए राशन कार्ड के लिए आवेदन भी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी कुरियर से सामान मंगाते हैं और भेजते हैं तो फिर आप पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। जी हां, कुरियर डिलीवरी कंपनी DHL एक्सप्रेस 1 जनवरी 2022 से भारत में अपनी सेवाओं के मूल्य में औसतन 6.9% की वृद्धि करेगी। जी हां, DHL एक्सप्रेस ने शुक्रवार को कहा है कि मुद्रास्फीति और मुद्रा की गति समेत नियामक और सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रशासनिक लागत पर विचार करते हुए कंपनी वार्षिक आधार पर कीमतों को समायोजित करती है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के नालंदा जिले से सामने आ रही है। नालंदा जिले के लक्ष्मी बिघा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 बच्चे डूब गई। इनमें से 2 बच्चियों को जिंदा बाहर निकाला गया, जबकि 3 बच्चे अभी भी लापता है। हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई है और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। घटना नालंदा जिले के परवलपुर थाना इलाके का है। यहाँ लक्ष्मी बिघा गाँव में मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 बच्चे डूब गए। इनमें से 2 बच्चों को बाहर निकाला गया है, बाकी 3 बच्चा अभी भी लापता है। दोस्तों, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं या फिर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर यह खबर आपके लिए है। खबर यह है कि बिहार में पर्यटन के लिए अनुकूल मौसम अब शुरू होने लगा है। दूसरी तरफ कोरोना केस में सुधार होने के बाद सरकार ने घूमने फिरने के ठिकाने भी खोल दिए हैं। ऐसे में अगर आप भी सैर सपाटा की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आप सरकारी टूर पैकेज के जरिए काफी कम कीमतों में सुरक्षित तरीके से अपना शौक पूरा कर सकते हैं। जब बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के टूर पैकेज की सुविधा का उपयोग करके अलग अलग पर्यटन स्थलों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। जय निगम की ओर से बिहार के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर शहर के लिए बेहद कम दाम में 1 दिवसीय टूर पैकेज बनाया गया है। इसके जरिए आप राजगीर, नालंदा, पावापुरी जैसे पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं। जहाँ पटना के अलग अलग मंदिरों के दर्शन के लिए भी अलग से टूर पैकेज तैयार किया गया है। जहाँ पटना के मंदिरों की सैर करने के लिए भी प्रति पर्यटक 600 रुपए देने होते हैं। निगम की ओर से पर्यटकों को सिर्फ 600 रुपए में ही राजगीर, नालंदा और पावापुरी की पूरी सैर कराई जाती है। जहाँ पर्यटकों को नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय और नालंदा संग्रहालय, तो वहीं राजगीर में विश्व शांति स्तूप, घोड़ा कटोरा, सोना भंडार गुफा, मनियार मठ कराई जाती है। दिन भर की सैर के बाद पर्यटकों को रात होते होते उसी जगह ड्रॉप कर दिया जाता है जहां से वो निकल आए हैं।
दोस्तों, बिहार में मेडिकल सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में नर्सों की बंपर बहाली का ऐलान किया है। उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पटना में आयोजित वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कहा है कि आने वाले समय में बिहार में 20,000 नर्सों की बहाली होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में अगले 9 महीने के अंदर लगभग 20,000 नर्सों की बहाली होगी। इसमें लगभग 10,000 नर्सों की नियमित नियुक्ति की जाएगी, जबकि बाकी नर्सों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में कोरोना काबू में आ गया है। इसके बाद भी हमारी सरकार सतर्क है। दोस्तों, भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इतिहास रच दिया है। जहां भारत ने एक दिन में तेजी के साथ 2 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम पूरा कर लिया है। जहां कोविन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार देश में दी गई खुराकों की संख्या 2,22,28,000 तक पहुंच गई है। वहीं दोपहर 1:30 बजे तक देश में 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगा दी गई थी। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है। देश में अभी भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेजी के साथ चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। जहां पहले 1.5 करोड़ फिर 2 करोड़ वैक्सीन देने का काम किया गया। दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद तालिबान के पास युद्ध जीतने से भी बड़ी चुनौती है और वह है प्रशासन चलाना। जहां अफगानिस्तान में बड़ी उथल पुथल आर्थिक संकट के साथ अब लोग बेरोजगारी और गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। देश में आम लोग 2 वक्त का खाना खाने के लिए अपने घर का कीमती सामान बेचने को मजबूर है। जहां अफगानिस्तान की सड़कें साप्ताहिक बाजारों में बदल गई है, जहां लोग अपने घरों का सामान बेचने के लिए इकट्ठा होते रहते हैं। अफगान के लोग जो पहले सरकारी नौकरियों का आनंद ले रहे थे या फिर प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे थे, उन्हें रातों रात बेरोजगार कर दिया गया है। जहां टोलो न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान ने अब काबुल की सड़कों को साप्ताहिक बाजार में बदल दिया है, जहां वे अपने घरेलू सामान को सस्ते दामों पर बेच रहे हैं ताकि वे अपने परिवार को भोजन मुहैया करा सके। काबुल के एक दुकानदार लाल गुल ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि मैंने अपना सामान उनके आधे से भी कम कीमत पर बेचा है। मैंने 25,000 का एक रेफ्रिजरेटर खरीदा था और उसे 5,000 में बेच दिया है। मैं क्या कर सकता हूं? मेरे बच्चे को रात में खाना चाहिए। कुछ लोगों ने तो काबुल के एक पार्क जिसका नाम है चमन-ए-हुजूरी की ओर जाने वाली सड़कों पर इन बाजारों में 1 लाख का सामान 20,000 से भी कम कीमत में बेचा है। सड़कों के नजारे हैरान कर देने वाले हैं, जहां अफगान के लोग रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन सेट, सोफा, अलमारी और हर दूसरे घरेलू फर्नीचर उपकरण को बेचने के लिए लाइन में लगते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने जन्मदिन पर बधाई देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हर उस व्यक्ति का जिसने आज मुझे शुभकामनाएं दी है, मैं अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। ये मुझे हमारे प्यारे देश के लिए और भी अधिक मेहनत करने की शक्ति देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनगिनत व्यक्तियों और संगठनों ने आज समाज सेवा के किसी न किसी नेक कार्य में खुद को झोंक दिया है। मैं उनके बढ़िया काम के लिए उन्हें सलाम करता हूं। समाज की मदद करने और दूसरों की मदद करने से बेहतर कुछ नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं प्रत्येक कार्यकर्ता और शुभ चिंतक की सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारी से सेवा और समर्पण अभियान को समृद्ध किया है। मुझे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनके निरंतर प्रयास पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के रिकॉर्ड टीकाकरण संख्या पर हर भारतीय को गर्व होगा। आइए हम कोविड-19 को हराने के लिए, यानी कि कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देते रहे। दोस्तों, पटना सहित बिहार के कई शहरों में सीएनजी से चलने वाली बसों का संचालित किया जाएगा। जहां अभी फिलहाल बिहार की राजधानी पटना में कई सीएनजी बसों और कई इलेक्ट्रॉनिक बसों का परिचालन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि यह कदम बिहार सरकार की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि अभी राजधानी पटना सहित बिहार के कई बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। इसी को देखते हुए राजधानी पटना सहित बिहार के कई शहरों में भी सीएनजी बसों का परिचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल राजधानी पटना में ही इन बसों का परिचालन किया जाता है। खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में 100 सीएनजी बसों को लाया जाएगा और इन जिलों में भेजे जाएंगी। इसकी जानकारी खुद जेडीयू मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि बिहार में 100 सीएनजी बसें आने वाली है, जिसमें गया और पटना रूट पर 4 सीएनजी बसें दौड़ेगी। इसके अलावा गया को 20 सीएनजी बसें दी जाएगी। वहीं भागलपुर को 25 सीएनजी बस और मुजफ्फरपुर को 20 सीएनजी बसों का सौगात मिलेगा।
जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा है कि राजधानी पटना में 100 और सीएनजी बसों को लाया जाएगा और इन्हें अन्य जिलों में भेजकर परिचालन किया जाएगा। बिहार सरकार पर्यावरण के अनुसार ईंधन से चलने वाली बसों को बढ़ा रही है एवं यात्रियों की सुविधा में विस्तार करके वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में प्रयास कर रही है। दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल देते हुए कहा है कि सीमेंट और सरिया की कीमत लगातार बढ़ रही है और इनकी मनमानी रोकने के लिए विकल्प खोजने की जरूरत है, यह सख्त जरूरत है। नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की प्रगति की समीक्षा में अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम में आखिरी दिन शुक्रवार को यह पत्रकारों से कहा कि सीमेंट और सरिया का विकल्प खोजना आवश्यक हो गया है क्योंकि इन कंपनियों की मनमानी लगातार बढ़ रही है और दाम आसमान छूए हैं। उन्होंने कहा है कि गुजरात में बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन होता है। नमक के साथ बालू को मिलाकर कंक्रीट की सड़क तैयार करके सीमेंट और सरिया का सड़क निर्माण में बेहतर विकल्प हो सकता है। जी नितिन गडकरी ने कहा है कि निर्माण क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के साथ विकल्प के बारे में सोचने की भी आवश्यकता है। उनका कहना था कि नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से काम की गति बढ़ेगी और निर्माण लागत को भी घटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका सपना है कि 2024 तक भारत में अमेरिका के स्तर की सड़कों का निर्माण होगा, यानी कि अमेरिका की तरह भारत का सड़क होगा। दोस्तों, खेतों में लहलहाती फसल और माथे पर पगड़ी बांधे किसानों को देखकर हर किसी को पंजाब की याद आती है। जी हरित क्रांति के बाद से पंजाब के किसानों की मेहनत ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई है। रिकॉर्ड उत्पादन करके देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब के किसानों का बड़ा योगदान रहा है। जी वहां के किसान काफी समृद्ध भी है। यही कारण है कि अमीर किसानों का जिक्र यानी कि पैसे वाले किसानों का जिक्र आते ही पंजाब के किसान ध्यान में आते हैं। जी हाँ, लेकिन ताजा आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय जनसंख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO से हाल ही में जारी हुए आंकड़े से पता चलता है कि अब पंजाब के किसान देश में सबसे अमीर नहीं रहे हैं। यह आंकड़े के मुताबिक पंजाब के किसान नहीं बल्कि पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के किसान अब भारत में सबसे अमीर है। यह रिपोर्ट्स के अनुसार 2018-19 में मेघालय में एक औसत किसान परिवार के प्रति माह लगभग 29,348 रुपए कमाए हैं, जबकि पंजाब के एक किसान परिवार ने लगभग 26,701 रुपए प्रति महीने कमाई है। यह मेघालय और पंजाब के बाद हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। हरियाणा के एक किसान की प्रति आय वर्ष 22,841 रुपए है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का एक किसान परिवार औसतन 19,225 रुपए सालाना कमाई करता है। वहीं जम्मू कश्मीर में किसान परिवारों की आय 18,918 रुपए प्रति वर्ष है। कमाई के मामले में टॉप 5 राज्य में जम्मू कश्मीर के किसान भी शामिल है। जहां अगर सबसे कम कमाई करने वाले राज्य के किसानों की बात करें तो इसमें झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल है। जहां अगर झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के किसानों की कुल आय को जोड़ दिया जाए तो भी ये पंजाब और मेघालय के किसानों से भी कम है। झारखंड के किसानों की सालाना आय 4,895 रुपए है। वहीं ओडिशा 5,112 रुपए, पश्चिम बंगाल 6,762 रुपए, बिहार 7,542 रुपए और उत्तर प्रदेश 8,061 रुपए है। यह देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले पूर्वोत्तर के राज्यों के किसानों की कमाई अधिक है। इसके पीछे का कारण है वहां पर नकदी और बागवानी फसलों की खेती बहुतायत में होती है। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, उन्होंने बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। चिराग पासवान ने कहा कि विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर होने वाले उपचुनाव में लोजपा भी हाथ आजमाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि प्रत्याशियों के चयन के लिए काम किया जा रहा है। पार्टी और संगठन के लोग इलेक्शन लड़ने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। जब पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे अब 6 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है। यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने एक बयान में कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण अलग अलग हितधारकों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे अनुपालन में आसानी होगी। साथ ही कहा गया है कि पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूची देने की समय सीमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। साथ ही IT अधिनियम के तहत जुर्माना कार्रवाई पूरी करने की नियत तारीख 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।
दोस्तों, खराब सड़कें देश के कई हिस्सों, खासकर ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से दर्द का केंद्र बनी रही है। कर्नाटक की सड़कों की खराब स्थिति से उत्पन्न गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए एक लड़की ने शानदार तरीका अपनाया। जहां लड़की ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे तब तक शादी नहीं करेगी जब तक उनके गांव की सड़क ठीक नहीं हो जाती है। जिसके बाद अब लड़की की फरियाद को सुन लिया गया है। जहां स्कूल की शिक्षिका 26 वर्षीय बिंदु ने अपने गांव में अविवाहिता रहने वाले लोगों के लिए खराब सड़कों को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखे गए पत्र में बिंदु ने सड़कों की खराब स्थिति के लिए ग्रामीणों की समस्याओं को सूचीबद्ध किया और अनुरोध किया कि सड़क का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जब बिंदु ने बताया कि उनके गांवों से बस की कनेक्टिविटी नहीं है, 2 किलोमीटर तक का रास्ता तो पूरा कीचड़ से भरा रहता है। अपने गांव की वे एक लौती पोस्ट ग्रेजुएट महिला है जो अपने गांव छोड़ना भी नहीं चाहती है। उनका मानना है कि उनके बाद गांव के लोगों के हक के लिए लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, एक्टर मनोज वाजपेयी के पिता की तबीयत बीते कुछ वक्त से सही नहीं है। जहां अभिनेता के 83 वर्षीय पिता आर के वाजपेयी की स्थिति गंभीर होने के बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिता की हालात सुनते ही अपनी केरल में चल रही शूटिंग को छोड़कर मनोज वाजपेयी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि मनोज वाजपेयी अपने पिता के बेहद करीब हैं। वे ट्विटर के जरिए पारिवारिक तस्वीरें शेयर करते रहते हैं जिसमें उनके पिता की उपस्थिति जरूर रहती है। मनोज वाजपेयी का जन्म बिहार के बेतिया के पास बेलवा नाम के छोटे से गांव में हुआ था। दोस्तों, बिहार में इस साल हद से ज्यादा बाढ़ की विभीषिका दर्ज की गई है। इस साल तो जून के महीने में ही कई इलाकों में बाढ़ आ गई जिस वजह से हालात बेकाबू हो गए। अमूमन मानसून के बाद बाढ़ आती है और तब तक प्रशासन सहित जनता अपने स्तर पर तैयारियां कर चुकी होती है। हालांकि इस बार वक्त से पहले बाढ़ का आना बहुत कष्टदायक और नुकसानदायक रहा है। बात करें कटिहार जिला की तो यहाँ गंगा, कोसी और महानंदा नदी ने काफी तबाही मचाई है। निचले इलाकों में महानंदा नदी पूरी तरीके से गाँव के गाँव अपने साथ बहा ले गई और कई एकड़ जमीन कटाव की जद में नदी में समा गए। मिली जानकारी के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कुल मिलाकर 318 छोटी बड़ी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है जिसको जल्द से जल्द दुरुस्त करने की कवायद भी की जा चुकी है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का पूरा ब्यौरा हमारे पास आ चुका है और युद्ध स्तर पर सड़कों के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, बीजेपी से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर मोदी सरकार पर यानी कि अपने ही सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। जहां शनिवार को उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक ट्वीट किया और तंज कसा कि घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता। यह भाजपा सांसद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आजकल मेरे पास दुकानदारों के भी फोन आते हैं कि मैं मोदी को सुझाव दूं कि मौजूदा आर्थिक संकट से कैसे बाहर निकाला जाए। मैंने उनसे कहा कि घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पिलाया नहीं जा सकता। अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए इस पर मैंने मोदी को 12 पत्र लिखे हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, बिहार झारखंड के युवाओं के लिए काम की खबर है। खबर यह है कि यूपीपीएससी ने यूपी तकनीकी शिक्षा शिक्षण सेवा परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह आयोग ने इस एग्जाम के माध्यम से कुल 1370 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने एटीएम से पैसे निकालने होंगे, जी हाँ, रुपए निकालने होंगे, लेकिन अब एटीएम से दवाइयां निकलेगी। जी हाँ, हर ब्लॉक में मशीन भी लगाई जाएगी। जी हाँ, दूर दराज के गांव और कस्बों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए भी अब 24 घंटे दवाइयां उपलब्ध होगी। जी हाँ, उन्हें बस ब्लॉक में लगने वाला एटीएम तक पहुंचना होगा। जी हाँ, देश के सभी 6000 ब्लॉक में ऐसी एटीएम मशीन लगाने की शुरुआत होने जा रही है। यह शुक्रवार को आईटी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी ने इस काम के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की AMTZ नामक कंपनी से करार किया है। जी सीएससी के पहले से ब्लॉक स्तर पर आयुर संजीवनी केंद्र चला रहे हैं। दवा देने वाली एटीएम इन्हीं केंद्र पर लगाई जाएगी। इन केंद्र पर गर्भधारण, कोरोना जांच के साथ कई अन्य मेडिकल उपकरण भी रखे जाएंगे। इनको चलाने के लिए सीएससी के ग्रामीण उद्यमियों को अगले महीने से प्रशिक्षण किया जाएगा। सीएससी के माध्यम से गाँव में ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर कंसंट्रेटर मुहैया कराए जाएंगे। यह मामूली किराया देकर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक सभी ब्लॉक में दवा वाली एटीएम मशीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
दोस्तों, देश के युवाओं के कौशल विकास में एक नया मंत्र जुड़ गया है और ये मंत्र है पढ़ाई भी कमाई भी। जी हाँ, इसके लिए इसी सत्र में देश के 5000 शिक्षण और संस्थानों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इसके तहत पढ़ाई करके रहे छात्रों के साथ साथ पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को भी कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुक्रवार को विश्वकर्मा दिवस पर आयोजित कौशलाचार्य पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति में छात्रों के कौशल विकास पर विशेष जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार इसके तहत अगले 25 सालों में ऐसी क्षमता का विकास करना है जिससे 50% छात्रों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा सके। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले हर विषय को समाज में कार्यकारी रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरत है विषय से जुड़े कार्यकारी रूप में इस्तेमाल के लिए छात्रों को प्रशिक्षण करने की। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने पूरे देश में शिक्षण संस्थानों में कौशल विकास का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया। जी हां, कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जी हां, इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। जी हां, राहुल गांधी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत नहीं पड़ती अगर भाजपा जनता के लिए काम करती, मित्रों के लिए नहीं। आपको बता दें कि परसों यानी कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, जिसको यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। दोस्तों, टीएमसी ने दावा किया है कि राहुल गांधी नहीं बल्कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बन गई है। जहां टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बंगला की कवर स्टोरी पर ममता बनर्जी को पीएम मोदी का विकल्प करार दिया है। जी हां, टीएमसी के मुखपत्र में पार्टी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के हवाले से कहा गया है कि हमने ये कभी नहीं कहा है कि कांग्रेस के बिना भाजपा का वैकल्पिक मोर्चे को तैयार किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के विकल्प बनने में फेल हैं। इसलिए हम अपने नेता ममता बनर्जी को पीएम मोदी के खिलाफ पूरे देश में विकल्प के तौर पर पेश करेंगे। जब बंदोपाध्याय ने आगे लिखा है कि देश को आज विकल्प की जरूरत है। मैं लंबे समय से राहुल गांधी को जानता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वे पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनने में फेल हो गए हैं, लेकिन ममता बनर्जी पीएम मोदी के वैकल्पिक चेहरे के रूप में उभरने में सफल रही है। इसीलिए पूरा देश अब ममता बनर्जी को चाहता है। हम सभी विपक्षी दलों के परामर्श के बाद ममता बनर्जी को विकल्प के तौर पर पेश करेंगे। दोस्तों, बिहार के शिवहर के जिलाधिकारी ने शुक्रवार को अपनी पत्नी और सास के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराया है। जी हां, शिवहर के डीएम सज्जन राजशेखर ने अपनी पत्नी सितारा जीएसएस, सास भारती वेंकटेशन पर रंगदारी, मानहानि समेत 7 गंभीर आरोप लगाए हैं। एफआईआर जिले के सिटी थाने में दर्ज कराई है। राजशेखर ने जिला परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका भी दायर की है। इससे पहले जून में सितारा ने डीएम के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज के गंभीर आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर के सिटी थाने में राजशेखर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था। जहां राजशेखर ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी, सास, ससुर उससे रंगदारी वसूलने के अलावा मानसिक दबाव भी बना रहे हैं। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। जहां किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, सरकार की अभी यही प्राथमिकता है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षा को और भी मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत बिहार से लगे अन्य राज्यों की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही पड़ोसी देश नेपाल की सीमा पर नाकेबंदी कर दी गई है। बिहार के डीजीपी एस के सिंघल ने उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखा है और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सहयोग करने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, बिहार के डीजीपी ने सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के डीजी को भी एक पत्र भेजा है। जी हां, एसएसबी के डीजी को आग्रह किया है कि पंचायत चुनाव को लेकर सीमावर्ती इलाकों में विशेष चौकसी रखी जाए। दोस्तों, अगले माह पटना में होने वाले बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को यादगार और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। जब बताया जा रहा है कि समारोह के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी बुलाया गया है। जब राष्ट्रपति ने भी इसके लिए अपनी मौखिक सहमति दे दी है। हालांकि अभी उनके दौरे को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। जहां स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा है कि विधानसभा भवन लोकतंत्र की कई ऐतिहासिक पलों का गवाह है। जहां 100 साल पूरे होने पर प्रस्तावित कार्यक्रम को यादगार बनाने की जरूरत है ताकि लोकतांत्रिक विरासत से नई पीढ़ी परिचित हो सके। जी हां, उन्होंने बताया है कि कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति से अक्टूबर में पटना आने का अनुरोध किया गया था, जिस पर उन्होंने मौखिक सहमति दे दी है।
दोस्तों बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जी हां, खबर यह है कि जेडीयू के एमएलसी रहे तनवीर अख्तर के निधन के बाद खाली हुई सीट पर जदयू अब उनकी पत्नी को ही उम्मीदवार बनाएगी। जी हां, नीतीश कुमार ने तय किया है कि तनवीर अख्तर की पत्नी रोजीना अख्तर विधान परिषद जाएगी। आपको बता दूं कि पिछले दिनों ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तनवीर अख्तर के घर जाकर उनकी पत्नी और परिवार से मुलाकात की थी। जी हां, इसके बाद ही जेडीयू के अंदर खाने से इस बात के संकेत मिले थे कि तनवीर अख्तर की पत्नी को एमएलसी बनाया जाएगा। उनकी खाली सीट पर कार्यकाल 8 महीने बचा है। जेडीयू सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक तनवीर अख्तर की पत्नी रोजीना अख्तर जल्द ही अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।